हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीसी एजुकेशन पर और मेरा नाम है अमित कुमार। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। तो इस चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसके हम कुछ पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन के अर्थ को पढ़ लिया था, यूएनओ की स्थापना के बारे में पढ़ा था, यूएनओ के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, यूएनओ के कितने अंग हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट महासभा के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका नाम है सुरक्षा परिषद। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इसके अंदर हमें ये तीन चीजें पढ़नी है दोस्तों। सबसे पहली चीज है कार्य और शक्ति, और दूसरी चीज है इसकी संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर, बनावट किस प्रकार की है, और लास्ट में हमें पढ़ना है वीटो पावर यानी कि निषेध अधिकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुरक्षा परिषद के ये तीनों चीजों को अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपकी आधे चैप्टर की समस्या सॉल्व हो गई। बाकी की चीजें हम आगे पीछे की वीडियो में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पहले भी कुछ पढ़ा है और हम इसके थर्ड जो वीडियो मैं आपके लिए बना के लेकर आऊंगा उसके अंदर भी हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों को क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो सुरक्षा परिषद का जो टॉपिक है ना, ये आप पिछले एग्जामों को देख सकते हैं, उन पेपरों को देख सकते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सुरक्षा परिषद से रिलेटेड। तो अब हमें इसको क्लियर करना है, समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को, कार्य और उसकी शक्तियां। तो यहां पर हमें सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने पहले पॉइंट से। सुरक्षा परिषद का सबसे पहला काम होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, यदि अगर कोई देश ऐसा है जो विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है तो उस देश के ऊपर जो सुरक्षा परिषद है वो कार्रवाई कर सकता है। सुरक्षा परिषद का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह भी है कि यूएनओ के अंदर जितने भी देश हैं उन सभी देशों की सुरक्षा करना, और अगर उनके बीच में कभी विवाद भी हो जाए तो उन विवादों को सुलह करवाना, उनका विवादों का निपटारा करना। ठीक है, या कह सकते हैं सीधे अर्थ पर कि मध्यस्थता की भूमिका निभाना भी सुरक्षा परिषद का एक इंपॉर्टेंट काम है। और उसके बाद में इसका जो लास्ट काम है वो ये है कि अगर कोई देश इतना समझाने के बाद भी ना माने और अगर आक्रमणकारी हो जाए तो उसका छोटा सा काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, उसे एक सैनिक कार्रवाई कर देनी है, उस पर सब कुछ एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी सैनिक कार्रवाई भी वो कर सकता है, इतनी हिम्मत और इतनी ताकत सुरक्षा परिषद के पास में है। तो ये सारे काम वो हैं दोस्तों जो सुरक्षा परिषद करता है। ये इसके 5 पॉइंट हैं और ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको इसके संरचना के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको अगर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे दिख ही रहा होगा। और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, उसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि देखिए यहां पर आपको सबसे पहले तो फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे दोस्तों। सबसे पहला फ्लैग है आपका चाइना का, रशिया, यूएसए यानी अमेरिका, फ्रांस, यूके यानी ब्रिटेन। तो ये वो 5 देश के फ्लैग हैं जिनको सुरक्षा परिषद की संरचना में हमें समझना है कि ये क्या है। तो देखिए सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल मिलाकर 15 देश हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आपने तो यहां पर 15 देशों की जगह पर 5 ही देशों के झंडे लगा रखे हैं। तो ऐसा इसलिए करा है मैंने यहां पर क्योंकि 5 देश वो देश हैं जिनको सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्यता मिली हुई है। स्थायी सदस्यता का मतलब ये फिक्स रहेंगे जब तक सुरक्षा परिषद रहेगा। और इसमें सबसे पहले देश का नाम है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन और सी चाइना, डी रूस और ई फ्रांस। ये 5 देश हैं दोस्तों और ये 5 देशों के ही झंडे हैं जिनको स्थायी सदस्यता मिली हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देशों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं, और इनके पास में इस सुरक्षा परिषद की सबसे ज्यादा ताकत है। और ये जो बचे हुए 10 देश हैं, इन 10 देशों को ना अस्थायी सदस्यता मिली हुई है। इनकी सदस्यता को हर 2 साल बाद बदल दिया जाता है महासभा के द्वारा। और दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितनी पावर इन स्थायी 5 सदस्यों के पास में है उसकी आधी पावर भी इन 10 के पास में नहीं होती। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ सलाहों में या कुछ बातों के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, बाकी ज्यादा पावर इनके हाथ में नहीं होती। अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद के निषेध अधिकार यानी वीटो पावर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए वीटो पावर क्या होती है। वीटो पावर का मतलब होता है, मैं आपको नॉर्मली बता दूं वीटो पावर का मतलब क्या होता है। वीटो पावर का मतलब होता है किसी भी निर्णय के लिए मना करने की जो क्षमता होती है यानी जो ताकत होती है उसी को वीटो पावर कहते हैं। या सीधा से समझ लीजिए मना करने की क्षमता, उसी को वीटो पावर कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर आप किस तरीके से समझेंगे।
देखिए सुरक्षा परिषद में 5 देशों को स्थायी सदस्यता मिली हुई है, ठीक है, और इन्हीं के पास में निषेध अधिकार है। बाकी जो 10 देश है ना, जो मैंने बताया था ये जो 2 साल के लिए यहां पर चुने जाते हैं, इनके पास में कोई निषेध अधिकार की पावर नहीं होती। सुरक्षा परिषद को किसी भी फैसले के लिए अपने 15 देशों में से 9 देशों की सहमति चाहिए, लेकिन 9 देश तो यहां पर इन्होंने बता दिया कि भाई 9 देशों की सहमति चाहिए, लेकिन ये जो 5 देश है ना, 5, इनकी तो 100% सहमति चाहिए कि अगर ये 5 के 5 हाँ करते हैं तो ठीक है। अब बचे हुए जो 10 देश हैं उसमें से मात्र 4 देशों की और सहमति चाहिए, ताकि ये 5 और वो 4 मिलकर कितने हो जाएं, 9। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि इन 5 देशों में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो फिर उस निर्णय को सहमति नहीं मिलेगी, यानी उस फैसले को सहमति नहीं मिलेगी और वो जो फैसला है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 10 में से 4 की सहमति चाहिए मात्र, लेकिन इन 5 के 5 सदस्यों को जो स्थायी हैं उनको हाँ करना ही होगा। अगर इनमें से एक ने भी मना कर दिया तो सीधी सी बात यह है कि जो फैसला है उसको सहमति नहीं मिलेगी, और मना करने की ये जो पावर है ना दोस्तों, इसी को वीटो पावर यानी निषेध अधिकार कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इसको दोहरा देता हूं। टोटल मिलाकर 15 देश हैं, जिसमें 5 देश तो स्थायी हैं और 10 देश अस्थायी है। ये 5 देश 100% जो है हाँ करेंगे किसी चीज के लिए या किसी भी निर्णय के लिए, ठीक है, और इसमें से मात्र 4 देशों की सहमति चाहिए, और अगर ये 4 देश भी हाँ कर देते हैं तो कुल मिलाकर 9 हो जाते हैं, और जो कि एक बहुमत का रूप होता है, और इसी बहुमत के आधार पर उस फैसले को सहमति मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पढ़ना है वीटो पावर का अब तक 2006 तक कितने देशों ने इसका प्रयोग किया है। ये आपकी बुक का ही एक डायग्राम है जो मैंने यहां पर लेके लगाया है। चीन ने मात्र 4 बार इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों, और जो अमेरिका है उसने 82 बार इसका इस्तेमाल किया है वीटो पावर का। ब्रिटेन ने मात्र 32 बार इसका इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में फ्रांस है, फ्रांस ने इसका इस्तेमाल 18 बार किया है, और सबसे ज्यादा बार, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया है किसने, रूस ने, यानी कि सोवियत संघ ने 122 बार रूस ने इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि वीटो पावर का इस्तेमाल चीन ने सबसे कम बार और रूस ने सबसे ज्यादा बार किया है। अब हमें जानना है कुछ और संस्थाओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूएनओ की टोटल मिलाकर 6 संस्थाएं हैं, जिसमें हमने अब तक सबसे पहले महासभा के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने सुरक्षा परिषद की अभी कुछ बातें जानी है, बाकी चीजें अभी हमें और जाननी है। उसके अलावा भी इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 4 और परिषद हैं, जिसमें एक है आपका सामाजिक और आर्थिक परिषद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है आपका ये वाला न्यायशीता परिषद, उसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें सचिवालय। यानी ये इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, तो मैं आपको यहां से बता देता हूं इसके पहले पॉइंट से। इस परिषद को यूएन का सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए देश हैं, ठीक है, उन देशों की भलाई के लिए काम करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर टोटल मिलाकर अभी 54 देश सदस्य हैं। इन्हें हर 3 साल बाद महासभा द्वारा चुना जाता है, और इस परिषद का सबसे बड़ा काम यह है कि ये पूरे सामाजिक और आर्थिक स्तर को देखता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन इसमें काम करते हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मैं आपको नाम बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले WHO की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इसीलिए मैंने यहां पर नहीं लिखी। नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद में है यूनिसेफ, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि ये पूरी तरीके से बच्चों से रिलेटेड वर्क करते हैं, बच्चों की देखभाल और इनकी समस्याओं के लिए काम करते हैं। उसके बाद में है ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। ये इस तरीके से, और भी इसके अंदर बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, लेकिन अब तक मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा बताया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर न्यायशीता परिषद के बारे में। न्यायशीता परिषद जो है, ये कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी, लेकिन अभी तक ज्यादातर लंबे समय से इसके अधीन कोई ऐसी बात आई नहीं है जिसके लिए ये काम करे। तो ये पूरी तरीके से अभी खाली था और इसको अब खत्म कर दिया गया है। उसके बाद अब दोस्तों हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? देखिए, ये समझने के लिए आपको ज्यादा मुसीबत करने की जरूरत नहीं है भाई। सभी देशों के अंदर न्यायपालिका होती है, जैसे कि हमारे देश के अंदर 3 स्तर पर न्यायपालिका है। तो यहां पर जो अब मैं आपको बता रहा हूं न्यायालय, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, ये एक ही है दोस्तों। ये पूरे के पूरे यूएनओ की न्यायिक
व्यवस्था को संभालते हैं और इसके अंदर टोटल मिलाकर 15 न्यायाधीश हैं और जिन्हें 9 साल के लिए सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा चुना जाता है। ये न्यायाधीश की बात हो रही है दोस्तों। अब मैं इनके काम आपको बता देता हूं क्योंकि कई बार इनके काम भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सभी देशों के बीच में अगर कोई कानूनी विवाद हो जाए या न्याय के ऊपर कोई बात हो जाए तो ये उसकी पुष्टि करते हैं, यानी उसको क्लियर करते हैं। सुरक्षा परिषद और महासभा को जब कभी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही देता है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है दोस्तों, वो पूरी दुनिया के कानून और जो उनकी संधियां होती है उनकी व्याख्या करता है, यानी उन्हें एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमें ये लास्ट पॉइंट अपना पढ़ना है और ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, सचिवालय है। तो ये यूएनओ का जो है ना प्रशासनिक अंग है, मतलब कुल मिलाकर यहीं से प्रशासन चलाया जाता है दोस्तों। और एक बड़ी संख्या में इसके अंदर लोग काम करते हैं और इसका जो मुखिया होता है ना उसी को महासचिव कहते हैं और यूएनओ के जो मुखिया होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। यानी कि पूरे यूएनओ का जो हेड होते हैं ना वो ही सचिवालय के भी हेड होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि इनका काम क्या होता है। देखिए, यूएनओ की जितनी भी बैठक होती है ना सबके अंदर ये सचिव उपस्थित होने जरूरी हैं। महासचिव महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। और अब आपको बस एक छोटा सा होमवर्क है मेरी तरफ से दोस्तों, ये आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना होगा कि वर्तमान में अभी महासचिव कौन है, ठीक है। यहां पर उनका नाम और वो कहां के रहने वाले हैं उस जगह का नाम आपको जरूर बताना है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ यूएनओ के अंगों के बारे में बता दिया है। यहां तक हमने सारे अंगों के बारे में पढ़ लिया है। यूएनओ का सुरक्षा परिषद में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों के बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्योंकि आपसे ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, कि ऐसा कौन सा अंग है यूएनओ का जिसमें कमी पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और उनको सुधारने के लिए कई सारे कदम उठाए जा चुके हैं और आगे भी उठाने की बात की जा रही है। तो यहां पे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कमियां क्या है, उनकी शिकायतें क्या हैं। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट है, आपको ये चारों पॉइंट पढ़कर आपको इनकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा। ये कमियों के बारे में जांच के लिए 1992 में यूएनओ ने एक महासभा में प्रस्ताव पेश किया और 3 बड़ी शिकायतें इसमें सामने आई थी। सबसे पहली शिकायत ये थी कि इसके अंदर दोस्तों सदस्य जो है स्थायी वाले, ठीक है, स्थायी सदस्यों की संख्या बहुत कम है। सुरक्षा परिषद के अंदर बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी वैल्यू सबको बराबर नहीं है। स्थायी लोगों के पास में यानी स्थायी देशों के पास में ज्यादा ताकत है जबकि अस्थायी देशों के पास में कम ताकत है और यही इसी की वजह से सुरक्षा परिषद के अंदर कमियां बताई जाती हैं। अब आपको मैं बता दूं यहां पर दोस्तों, सुरक्षा परिषद की सहायता के लिए कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं। तो वो मापदंड कौन से हैं? देखिए क्या हुआ, 1977 में यूएनओ के महासचिव थे, उस समय नाम था उनका कोफी अन्ना, ठीक है। उन्होंने एक जांच करवाई थी और जांच करवाने के बाद उन्होंने क्या करा, एक मापदंड तैयार कर दिया, मतलब पैमाना तैयार कर दिया और जो कोई देश इस पैमाने पर खरा उतरेगा उसे यूएनओ की सदस्यता मिल जाएगी। तो दोस्तों, वो पैमाने क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के पॉइंटों को पढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये है मापदंड यानी कि रास्ते। ये रास्ते वो हैं जो आपको यूएनओ के सुरक्षा परिषद तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके देश के पास में एक बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, आपके देश के पास में एक बड़ी सैनिक शक्ति होनी चाहिए, यूएनओ के बजट में योगदान देता हो। जैसा कि आपको पता है अमेरिका 22% और सबसे ज्यादा योगदान देता है और इसके बाद दूसरे नंबर पर है जापान। तो जापान जो है इसका 19.5 यानी ये लगभग 20% जो है दान देता है यूएनओ को। और अब आपको बता दूं मैं कि मानव अधिकारों का भी सम्मान करता हो और लोकतंत्र का सम्मान करता हो, पूरी संस्कृति को बहुत ही अलग अलग तरीके से दर्शाता हो, पूरी दुनिया की संस्कृति वो प्रकट करता हो और एक बड़ी जनसंख्या हो उसके अंदर। तो ये सारे वो पॉइंट है दोस्तों जिससे आपके देश को आसानी से यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अंदर रास्ता मिल जाएगा, यानी स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।